अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पीपीएससी मैथमेटिक्स के पेपर 2022 को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। फादर ऑफ द सेट थ्योरी इज़। तो सेट थ्योरी का जो फादर है उसको वो है हमारे पास कौन? जॉर्ज कैंटर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है बड़ा आसान सा सवाल हमारे पास के नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन आर इक्वल टू 23 आर। 23 से छोटे प्राइम कितने हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा हम गिन भी सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। 3, 3, 6 और 3, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास क्या था? 9 था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेयर डेंस इन आर। अब नोवेयर डेंस क्या होता है? ए इज नोवेयर डेंस। अगर ए नोवेयर डेंस है देन क्या होगा? इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो जो ऑप्शन गिवन है उनको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्यू है, तो हमें पता है कि जो क्यू का क्लोजर है वो आर के इक्वल है। ठीक है, तो ये ओबियसली किसकी है? डेंस की डेफिनेशन भी यही होती है कि अगर कोई सबसेट लें और उसका क्लोजर लें वो ओरिजिनल सेट के बराबर आ जाए तो वो डेंस होता है, इसलिए ये नोवेयर डेंस नहीं होगा। सिमिलरली क्यू प्राइम का अगर क्लोजर लेते हैं वो भी आर के इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं, आर को, यानी कि आर का मैं क्लोजर लेता हूं तो वो भी आर के बराबर ही आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ये बच गया, इसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं। हमें पता है कि जो z का क्लोजर है वो z के इक्वल होता है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ z क्लोजर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ z, और z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, उसका इंटीरियर हमेशा क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ से ये वाला सेट जो है ये इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, किसकी? नोवेयर डेंस की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? जी होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर यू वी और डब्ल्यू कोप्लेनर हों। अच्छा, कोई भी तीन वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर कब होंगे? यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे, या फिर आपने पढ़ा हुआ है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। अब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड वो भी यही है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वो हमारे पास क्या है? वो भी यही होता है। आपने क्या लेनी होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और चूंकि ये कोप्लेनर है तो इनका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 30 इफ अ कर्व हैज़ कांस्टेंट कर्वेचर देन इट इज़। तो अगर ये आपका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री से है कि अगर आपका जो कर्व है उसका कर्वेचर कांस्टेंट हो, तो ये थ्योरम है वहाँ पे कि अगर कर्व जो है वो उसका कर्वेचर कांस्टेंट हो तो वो क्या होता है? लाइंस एंड सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका क्या है? सर्कल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन एक्स का मॉड लेस देन ए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ही है। इस मॉड को करें ओपन और यही इसका आंसर ही है कि एक्स मॉड लेस देन ए। तो इसका क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। तो ये वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन ट्रूथ वैल्यू इज। अब वो कहता है कि स्टेटमेंट ये बूलियन अलजेब्रा से है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो वो डिपेंड कर रही होती है ट्रूथ वैल्यूज़ पे। तो ये बड़ा सिंपल सा है। पहला चीज़ है टाउटोलॉजी,
तो इसका मतलब होता है जब आपके पास सारे आंसर क्या आ जाएं, ट्रू आ जाएं। इसी तरह जो फॉल्स सारे आ जाएं तो वो क्या होता है, अब्सर्डिटी होता है। तो मतलब है इसमें तो सारे आंसर ट्रू आ जाएंगे, इसमें सारे फॉल्स ही आ जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि ट्रू और फॉल्स अगर डिपेंड करें ना ट्रुथ वैल्यूज के ऊपर, तो फिर उसको हम किसका नाम देते हैं, कंटीजेंसी का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आ सब स्पेस ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज। तो ये बड़ा वेल नोन थ्योरम है, रियल एनालिसिस की भी अंदर है, फंक्शनल एनालिसिस की भी अंदर है, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी आपको मिल जाएगा, मैट्रिक स्पेस में भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो सब स्पेस कंप्लीट कब होता है, जब आपके पास वो क्या हो, हमेशा क्लोज्ड हो। ठीक है, बड़ा वेल नोन थ्योरम है कि जब सब स्पेस क्लोज होगी किसी भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की, तो वो खुद भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इफ अ वेक्टर -3i -j -5k एंड 2i प्लस mj -4k आर ऑर्थोगोनल देन द। अब वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है 0 होता है। ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, -3i -j -5k डॉट 2i प्लस mj -4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई करें जी, पहला बनेगा -6 -m प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो m को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे बचेगा 14, m इधर आ जाएगा, तो m का आंसर क्या है हमारे पास, 14 है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट 35 है हमारे पास कि इफ t इज अ लीनियर ऑपरेटर देन नलिटी ऑफ t। तो ये हमेशा नलिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t के इक्वल होती है। अब कर्नल ऑफ t क्या है, कर्नल ऑफ t में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हों। ठीक है, तो उन तमाम एलिमेंट्स की जो तादाद है वो डायमेंशन होती है, और वो किसकी इक्वल होती है, नलिटी की इक्वल होती है। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास होता है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू t यूनिट टेंजेंट वेक्टर इनटू नॉर्मल वेक्टर। तो ये इसका फार्मूला है। अगर तो ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, डायरेक्शन है x एक्सिस की में, तो ये के डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है कि अगर आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसका जो फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि जो मैंने स्टार्ट में लिया है पार्शियल फाई और पार्शियल x, तो ये क्या किस लिहाज से लेना पड़ेगा, x एक्सिस के लिहाज से लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास ओके x1 y1 z1 कोई पॉइंट हो और आपके पास प्लेन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d सपोज। ठीक है, तो फिर इसका हम क्या करते हैं, ax1 by1 cz1 प्लस d इसका मॉड, और जो इसके वेरिएबल हैं उनका स्केयर लेके उनका जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको नीचे इस तरह करना। ये हमारे पास फार्मूला होता है, 2 के लिए भी यही है और 3 के लिए भी यही है। तो इसको हम ज़रा अप्लाई करते हैं। 2 x की जगह उसकी वैल्यू पॉइंट पुट करेंगे, -3 y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और +6 z की जगह उसकी वैल्यू, और ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1, और ये इसका मॉड, और नीचे इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, इसके को x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो देखें ज़रा क्या बनेगा ऊपर, 2 प्लस ओके 12 -18
+1 ओके ओवर 4 9 36। तो यहाँ पे देखें ऊपर अगर आप इसे हल करते हैं तो 14 और 1 15 -3 आएगा। -3 का जब मॉड लेंगे तो वो +3 आ जाए। और ये 13 और 36 49 बनेगा। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपके पास? 3/7 था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 2। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जी। तो अगर x लेस देन 2 है तो आप यहाँ से, बड़ा सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे पुट करके चेक करते जाएं कि अगर आपका x लेस देन 2 हो, फ़र्ज़ करो लेस देन 2 का मतलब मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे x जो है वो 1.5 है, लेस देन 2 ही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमेशा क्या करती है, जब आपके पास x नेगेटिव हो तो उसका मॉड जो है वो बाहर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x -2 की हम बात करते हैं ओवरऑल तो माइनस होगी, तो ये जब बाहर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ठीक नहीं है क्योंकि ये ठीक है। और फिर ये भी आपके पास आंसर जो है बिल्कुल ठीक है कि अगर x को आप लेस देन 2 लेते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव आंसर मॉड पे कोई असर नहीं होता उसका जो है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी आपके पास करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ये दोनों आंसर क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेट R बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स देन विच वन इज फॉल्स। ओके, रियल नंबर्स है तो पहली बात यहाँ पे आपने याद रख लेनी है कि रियल नंबर जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट का क्या मतलब है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी आप लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं। कंप्लीट का ये मतलब होता है कि उसका सुपरमम भी R में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इन्फीमम भी R में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली बात है, देखिए हमने गलत बताना है, ये आपने याद रखा है, विच वन इज फॉल्स। पहली बात है कि R हैज़ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है कि इन्फीमम तो वो है, ये तो बात ठीक है। फिर है GLP ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम R के अंदर, ये भी बात ठीक है। बाउंडेड सबसेट ऑफ R, ठीक है। अब बाउंडेड का क्या मतलब होता है, जिसकी अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। तो साफ ज़ाहिर है जब आपके पास अपर बाउंड भी होगी लोअर बाउंड भी होगी तो उसका इन्फीमम भी होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये बात भी ठीक है। अब आखिरी बात रह गई है वो साफ ज़ाहिर है वो गलत ही होगी, तो उसको हम देखते हैं वो गलत कैसे है। एवरी ऑर्डर्ड फील्ड हैज़ GLP एंड LUB प्रॉपर्टी, यानी कि उसका सुप्रीमम भी होता है इन्फीमम भी होता है, ठीक है। ये इन्फीमम है, ये सुप्रीमम है। तो ऑर्डर्ड फील्ड के लिए लाजमी नहीं है कि सुपरमम और इन्फीमम उसके अंदर एग्जिस्ट करे। इसकी काउंटर एग्जांपल हमारे पास क्यू है। क्यू जो है वो ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। क्यू क्या है, ऑर्डर फील्ड है, लेकिन क्यू जो है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब इसका कुछ ऐसा हम सेट ले सकते हैं जैसा कि अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 की, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स, अब आप कह दें कि x जो है आपके पास q को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि x ग्रेटर देन क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 तो है ही रेशनल, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि लोअर बाउंड ही हमें सबसे बड़ी लोअर बाउंड नहीं मिल रही, तो यहाँ पे इसका इन्फीमम नहीं एग्जिस्ट कर। अगर इस साइन को रिवर्स करते हैं तो हमें सुप्रीमम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है क्यू ऑर्डर फील्ड तो है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो GLP या LUB प्रॉपर्टी हो। तो ये आंसर ठीक है कि हर ऑर्डर फील्ड जो है वो ये प्रॉपर्टीज नहीं रखता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -y dx प्लस एक्स डी वाई ऑन द रीजन इज। तो ये आपके पास इसकी
ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे आपने यूज़ करनी थी। एक्स को ले लें ए कॉस थीटा, वाई को ले लें बी साइन थीटा और इसको कर लें सॉल्व। तो हमें डी एक्स चाहिए, तो माइनस ए साइन थीटा डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा, और डी वाई आपके पास क्या होगा बी कॉस थीटा डी थीटा। अब ये चारों वैल्यूज़ इधर रिप्लेस कर देते हैं, और चूँकि इलिप्स है तो 0 to 2 पाई लेंगे, तो ये बनेगा माइनस वाई है, माइनस वाई की जगह बी साइन थीटा, साथ में डी एक्स है वो क्या है माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, प्लस इसी तरह जो है आपके पास क्या है ओके एक्स है, एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है, और उसके साथ है डी वाई है आपके पास बी कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। ये प्लस का ए भी हो जाएगा, ये इधर भी है प्लस ए भी इधर भी है, तो मैं इसको कांस्टेंट टर्म में बाहर लेके चला जाऊंगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और इन दोनों के बाहर क्या है डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी लिमिट आ गई, ए भी बाहर। अब हमें पता है कि ये चीज़ 1 की इक्वल है, 1 डी थीटा। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ए बी, इसकी इंटीग्रेशन थीटा 0 to 2 पाई ए बी 2 पाई माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 पाई ए बी। तो ये आपके पास क्या था इसका करेक्ट आंसर था। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में न्यू क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।